हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर आपको हमारे सभी वीडियो कोर्सेज, ई बुक्स, मॉक टेस्ट और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप पीडीएफ भी यहीं से डाउनलोड करोगे। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? तो महिला जयवर्धने ने बनाया है, 1016 रन बनाए हैं अभी तक। 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 में पर्यटन राज्य बिहार को चुना गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 आयोजित होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। COP27 सम्मेलन दोस्तों ये मिस्र में होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से मिस्र लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद COP28 अगर बात की जाए तो वो होगा यूएई में, ठीक है। अभी वाला हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड में। अगला आप बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किसने किया? तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में किया गया है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दोस्तों कूड़ेभार के पास में, जहां पर हमारा घर पड़ता है, वहीं पर ये एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 22,500 करोड़ की लागत से बना हुआ 341 किलोमीटर की लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। उत्तर प्रदेश दोस्तों भारत का ऐसा इकलौता राज्य है जहां पर 2 एक्सप्रेस वे हैं। इससे पहले लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे था और अब आ गया ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। याद हो आपको, एक और एक्सप्रेस वे पर काम शुरू होने वाला है, गंगा एक्सप्रेस वे, ठीक है। गंगा एक्सप्रेस वे जो होगा ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। तो अभी इस पर तो काम शुरू होगा, ठीक है। फिलहाल पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो होगा ये लखनऊ को गाजीपुर से जोड़ेगा। लखनऊ से किन किन जिलों को जोड़ेगा? बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इन जिलों को ये जोड़ता हुआ जाएगा एक्सप्रेसवे। इस पर दोस्तों कूड़ेभार के पास में 3.2 किलोमीटर की लंबी हवाई पट्टी भी है। वहीं पर वायुसेना की कल फाइटर प्लेन्स वगैरह ने अपना कर्तव्य भी दिखाया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस रोड का अभी हाल ही में उद्घाटन किया हुआ है। शिलान्यास 3 साल पहले किया गया था और अब उद्घाटन किया गया है इस रोड का, एक्सप्रेसवे। इसके बन जाने से दोस्तों लखनऊ से आजमगढ़ की दूरी महज 2 घंटे की हो जाएगी। अच्छा, एक बात आपके माइंड में आती होगी, ये हवाई पट्टियां क्यों बनाई जाती हैं? तो हवाई पट्टियां दोस्तों एयर स्ट्रिप इसलिए बनाई जाती हैं कि होता क्या है कि जब युद्ध का टाइम होता है तो ऐसे में जो दुश्मन देश होते हैं वो सबसे पहले अटैक करते हैं हवाई पट्टियों पर ही। तो एयरफोर्स के पास जो होती है हवाई पट्टियां, या फिर जो एयरपोर्ट वगैरह पर होती हैं हवाई पट्टियां, उनको पहले वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ऐसे में लैंडिंग और टेक ऑफ करना फाइटर प्लेन्स के लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब उनको इमरजेंसी लैंडिंग या टेक ऑफ कराना होता है तो उनको एयर स्ट्रिप की जरूरत होती है, ठीक है, हवाई पट्टी की जरूरत होती है। तो इसलिए ऐसे में अब रोड पर, एक्सप्रेस वे पर कुछ किलोमीटर की दूरियों पर दोस्तों हवाई पट्टियां बना दी जाती है, जिससे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सके या टेक ऑफ कराया जा सके, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में 16 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 16 नवंबर को दोस्तों 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए। एक तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया और एक अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। नेशनल प्रेस डे मनाए जाने के पीछे का कारण यही है कि इसी दिन दोस्तों 1966 में भारतीय प्रेस परिषद जो है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ये पूरी तरीके से पावर में आई थी। स्थापना तो इसकी हो गई थी 4 जुलाई को ही, 4 जुलाई 1966 को, लेकिन दोस्तों ये पूरी तरीके से पावर में आई 16 नवंबर 1966 को। तो जिस दिन से ये पावर में आई है उसी दिन से ये मनाया जाना शुरू हुआ है, भारत में स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस का जश्न मनाने के लिए। हालांकि अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, 142वें स्थान पर है भारत, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। तो ये तो हुआ राष्ट्रीय प्रेस दिवस। अगला दिवस मैंने आपको बताया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस, या कहें अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ये दोस्तों यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है महात्मा गांधी जी की जन्मतिथि की 125वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए, ठीक है। ये इसलिए मनाया जाता है जिससे दुनिया भर के लोगों को आपस में आपसी समझ को बढ़ावा दिया जा सके, सहिष्णुता को मजबूत किया जा सके, ठीक है।
टॉलरेंस को मजबूत किया जा सके। तो इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है। ये यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, जब महात्मा गांधी जी का 125वां जयंती होता है। ठीक है, 125वीं जयंती की वर्षगांठ के रूप में। अच्छा, महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ जो मनाई गई वो 2019 में मनाई गई। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यानी जन्म से 150 वर्ष। तो यूनेस्को ने शुरू किया था। यूनेस्को के बारे में तो आपको पता ही होगा। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके अध्यक्ष हैं आंद्रे अजोले और इसकी स्थापना 1945 को हुई थी। पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। क्लियर है बिल्कुल। चलिए, इसी दिन एक और याद रखना है पॉइंट कि 16 नवंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के अवसर पर ही यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार दिया जाता है। ये प्रत्येक दूसरे वर्ष दिया जाता है, यानी एक साल के गैपिंग पर दिया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 F1 साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो दोस्तों अभी हाल ही में साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने। देखिए, साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स, ये आप नाम पहली बार सुन रहे होंगे। एक्चुअली में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स है जो ना, ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स जो हुआ करता था उसी का नाम बदला गया है। उसका नाम बदल करके साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स किया गया है। तो ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स कहें या साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स कहें, दोनों एक ही है। लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन दोस्तों आपको पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा F1 रेस जीतने वाले ये खिलाड़ी हैं। मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ग्रेट ब्रिटेन की ये रहने वाले हैं। इनको ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा दोस्तों नाइटहुड की उपाधि भी मिली है। नाइटहुड की उपाधि मिली है, जिसके बाद इनके नाम के आगे सर जुड़ गया है। ठीक है, सर लुइस हैमिल्टन। दुनिया में ये 100 से ज्यादा F1 रेस जीत चुके हैं। 7 बार के ये वर्ल्ड चैंपियन हैं। तो इन्होंने अभी हाल ही में ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स भी जीत लिया है। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, इस बार अगर पूछा जाए आपसे कि इस सीजन में सबसे ज्यादा किसने रेस जीते हैं, तो आप बताएंगे मैक्स वर्स्टैपेन। मैक्स वर्स्टैपेन जो है दोस्तों, ये इस बार सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। ये किसके खिलाड़ी हैं? रेडबुल के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष शहर कौन है? तो IQ एयर वायु गुणवत्ता सूचकांक अभी जारी किया गया है, एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी किया गया है। इसमें टॉप पर है दिल्ली। खुश मत होइए, ये सबसे गंदे राज्यों में टॉप पर है दिल्ली। ठीक है, सबसे प्रदूषित राज्यों में, एक प्रकार से कहें सबसे खराब एयर क्वालिटी में है दिल्ली टॉप पर। अब इसमें टॉप 10 में अगर बात किया जाए तो 3 भारतीय शहर शामिल हैं, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई। दिल्ली जो है ये तो टॉप ही कर दिया है। ठीक है, और कोलकाता जो है ये 4थे स्थान पर है ओवरऑल दुनिया भर में। मुंबई जो है ये 6ठे स्थान पर है IQ एयर की एयर क्वालिटी इंडेक्स में। यहाँ पर टॉप 6 रैंकिंग में आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए, दिल्ली जो है ये भारत की राजधानी, ये टॉप पर है। AQI में इसको 556 पॉइंट्स मिले हुए हैं। सेकंड पर लाहौर है पाकिस्तान का, AQI में 354 पॉइंट्स मिले हैं। सोफिया बुल्गारिया ये थर्ड पर है 178 पॉइंट्स के साथ। चौथे पर कोलकाता है, 5वें पर है जागरेब और 6ठे पर है मुंबई। क्लियर है बिल्कुल। तो इसको स्विट्जरलैंड की एक संस्था IQ एयर के द्वारा जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस लेखक ने अपनी पुस्तक दिल्ली ए सोलिलोकी के लिए 2021 का JCB पुरस्कार जीता? तो दोस्तों JCB साहित्य पुरस्कार जीत लिया है अभी हाल ही में M मुकुंदन ने। मुकुंदन की एक पुस्तक आई है दिल्ली ए सोलिलोकी। तो इसी पुस्तक के लिए इनको साहित्य का JCB पुरस्कार मिला है इस बार का। अच्छा, ये पुस्तक तो लिखी गई है मलयालम में, लेकिन इसको ट्रांसलेट किया गया है। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है फातिमा ईवी और नंद कुमार ने। तो याद रखिएगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया है, उसके बाद इसको साहित्य JCB पुरस्कार मिला है दिल्ली ए सोलिलोकी को। M मुकुंदन की ये पुस्तक है। साहित्य का JCB पुरस्कार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसमें 25 लाख रुपए की कैश मिलता है और ट्रॉफी एक मिलती है साथ में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सिटमैक्स 2021 नामक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहां आयोजित किया गया? तो अभी हाल ही में अंडमान सागर में दोस्तों आयोजित हुआ सिटमैक्स 2021 नाम का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। देखिए, सिटमैक्स है। सिटमैक्स का क्या मतलब होता है, ऐसे आपको लिख लेना है सिटमैक्स 21। सिटमैक्स में S का मतलब हुआ दोस्तों सिंगापुर, I का मतलब हुआ इंडिया और T का मतलब हुआ थाईलैंड। तो यानी सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुआ, तो ये त्रिपक्षीय तो सिद्ध हो गया।
एम से होता है मैरीटाइम, और मैरीटाइम का अर्थ होता है समुद्री, ये समुद्री हो गया। ई एक्स का मतलब होता है एक्सरसाइज यानी अभ्यास, ठीक है। और 21 का मतलब 2021 में हुआ है, ठीक है। तो ये आप डिकोड कर सकते हैं, अंडमान सागर में हुआ है, तीसरा इस बार का संस्करण है। तीसरा संस्करण इसलिए है क्योंकि इसकी शुरुआत 2019 से हुई थी, प्रत्येक वर्ष ये आयोजित किया जाता है। अच्छा, इस बार इसकी मेजबानी थाईलैंड के द्वारा की जा रही है। थाईलैंड की जो नेवी है, रॉयल थाई नेवी, उसके द्वारा ये आयोजित किया गया या कहें कि मेजबानी की गई। पिछली बार वाला जो संस्करण हुआ था 2020 का, उसको सिंगापुर नेवी ने मेजबानी उसकी की थी, और जो इससे पहले जो सबसे पहला संस्करण था 2019 का, इंडियन नेवी ने उसकी मेजबानी करी हुई थी, ठीक है। तो फिलहाल ये अंडमान सागर में आयोजित किया गया। अभी इस महीने में कौन कौन से सैन्य अभ्यास आए हैं? अभी ब्लू फ्लैग में इंडिया ने हिस्सा लिया था, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इजराइल जैसे कई बड़े देश शामिल थे। इजराइल के ओडवा में यह आयोजित किया गया। इंडो थाई कॉर्पेट का भी 32वां संस्करण आयोजित हुआ भारत और थाईलैंड के बीच में। एक्स शक्ति भी भारत फ्रांस के बीच में हुआ, ठीक है। ये इसी महीने के सैन्य अभ्यास हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कैसर-ए-हिंद को राज्य तितली के रूप में मान्यता दी? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार ने दोस्तों कैसर-ए-हिंद नाम की एक तितली को नाम दिया गया है कैसर-ए-हिंद। इसको दोस्तों राज्य तितली के रूप में मान्यता दी है। अरुणाचल प्रदेश की कैबिनेट ने इसको मान्यता दी हुई है। वहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसकी घोषणा की है। इसका दोस्तों इसका साइंटिफिक नाम होता है टेनोपाल्पस इम्पीरियलिस, ठीक है। इसे भारत का सम्राट भी कहा जाता है, टेनोपाल्पस इम्पीरियलिस। इसका नाम याद रखना है, ये कैसर-ए-हिंद के नाम से भी जानी जाती है। तो ये पूर्वी हिमालय सहित 6 राज्यों में जो अधिक ऊंचाई वाले राज्य हैं, वहाँ पर 6000 से 10,000 की फीट की ऊंचाई पर जंगलों में पाई जाती है ये तितली, और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इसे अपनी राज्य तितली घोषित किया है। क्लियर है? अरुणाचल प्रदेश आया है तो आप मैप में देखेंगे, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर? इस साइड। अरुणाचल प्रदेश को दोस्तों नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 1972 में इसे यूनियन टेरिटरी किया गया। उसके बाद आगे चल करके 1987 के आसपास में इसको राज्य घोषित कर दिया गया। ईटानगर दोस्तों यहाँ की राजधानी है। बी.डी. मिश्रा यहाँ के गवर्नर। पेमा खांडू जी बीजेपी पार्टी से सीएम हैं। मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धूलिया जी हैं, जो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ का भी पड़ता है। और यहाँ पर अगर बात करें नेशनल पार्क की, तो नामदफा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कामलोंग टाइगर रिजर्व है। नवाचार महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। बुइया छालो लोक नृत्य है, और यहाँ पर तवांग और ईटानगर जैसे प्रमुख चर्चित स्थल हैं। जिलों की संख्या है 25, विधानसभा में 60 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीटें जाती है अरुणाचल प्रदेश से। सबसे कम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। 17 यहाँ का घनत्व है, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर। अच्छा, करंट अफेयर का मैराथन सीरीज ये चल ही रहा है दोस्तों। 400 क्वेश्चन कवरअप हो चुके हैं। आज 500 क्वेश्चन इसकी कवरअप हो जाएंगे। अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम दे रहे हो दोस्तों, तो आपको तो पता होगा कि बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर का। हाँ, इजी उनके लिए है जो रेगुलर पढ़ाई किए हुए हैं, जो रेगुलर चैनल से जुड़े हुए थे। टफ उनको लगेगा जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो आप अगर एग्ज़ाम अभी नहीं दिए हुए हो तो बिल्कुल आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसको रिवाइज करके जाओ। अगर आप अभी तक करंट अफेयर नहीं पढ़े हो तो ये मैराथन की जो सीरीज चलाई गई है आप ही के लिए है। इसको देख डालो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री में है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसको जा करके देख लो। 4 से 5 घंटे लगेंगे। 5 वीडियो है, तो 5 वीडियो से आप काफ़ी कुछ कवर अप कर जाओगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो गागर में सागर का ये काम करेगा, ठीक है। करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इसके अलावा खाकी बैच आया हुआ है उत्तर प्रदेश का, इसको आप ले सकते हो। 399 में अभी है। जैसे ही वैकेंसी शो होती है इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो आप अभी इनरोल कर लो और अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो। भर्ती तो आनी तय है ही। अगला क्वेश्चन है, 17वां वार्षिक किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रन पीस प्राइज किसने जीता? तो इस पुरस्कार को जीत लिया है विहान और नव अग्रवाल ने। ये एक्चुअली में दोनों भाई ही हैं, तो इन दोनों भाइयों ने जीत लिया है ये पुरस्कार। ये दिल्ली के रहने वाले दोनों भाई हैं और इनको ये 17वां पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें विहान जो है इनकी उम्र है महज 17 वर्ष, और नव अग्रवाल जो हैं ये इन्हीं के छोटे भाई, इनकी उम्र है 14 वर्ष। दोनों भाइयों ने क्या किया कि घरेलू कचरों को रिसाइकिल करने के लिए एक कैंपेन चलाया, 1 स्टेप ग्रीनर।
एक पहल शुरू की और वन स्टेप ग्रीनर पहल के माध्यम से हजारों घरों, स्कूलों और ऑफिसेज के कचरे को अलग अलग इकट्ठा किया जाने लगा, ठीक है, और उसको रिसाइकल किया जाने लगा। तो इनके इन प्रयास की वजह से, इन कारणों की वजह से दोस्तों इनको किड्स राइट इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा, जो कि 2014 में दोस्तों मलाला यूसुफजई के साथ नोबेल शांति पुरस्कार पाए हुए थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में IOCL ने अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो IOCL ने अभी हाल ही में NTPC के साथ समझौता किया है अक्षय ऊर्जा में सहयोग के लिए। अक्षय ऊर्जा बोले तो रीन्यूएबल एनर्जी में सहयोग के लिए। IOCL का दोस्तों आपको याद होगा, इसने घोषणा की थी कि ये भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने जा रहा है। तो इसी के तहत ये हिस्सा समझ लीजिए एक प्रकार से NTPC भी होगा, क्योंकि NTPC भी ऐसे ही एक कंपनी है। NTPC जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, इंडियन ऑयल तो इंडियन ऑयल के लिए है सबसे बड़ी कंपनी, ठीक है। दोनों ही महारत्न कंपनियां हैं, दोनों ने आपस में समझौता किया है, दोनों साथ मिल करके काम करेंगी रीन्यूएबल एनर्जी पर और ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने में इसकी मदद करेगी NTPC। IOCL के द्वारा दोस्तों बनाया जाएगा, मथुरा रिफाइनरी में बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये लाइन तो आप रट डालिए, इंडियन ऑयल के द्वारा मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाया जा रहा है। तो उसमें NTPC का सहयोग रहेगा। तो दोनों मिलकर के ग्रीन हाउस गैसों को कम करने के लिए काम करेंगे। अच्छा, ग्रीन हाउस आया है तो दोस्तों ये भी आप याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रोड्यूस करने वाला देश है चाइना, दूसरे पर अमेरिका है दोस्तों, अमेरिका है, और थर्ड पर है भारत, ठीक है, तीसरा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने के मामले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, NTPC और IOCL के बारे में जान लीजिए। NTPC और IOCL दोनों ही महारत्न कंपनी हैं। वर्तमान में भारत में 11 महारत्न कंपनियां हैं। NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अभी SSC GD में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। 1975 में स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और महानिदेशक है गुरदीप सिंह जी। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL का फुल फॉर्म होता है, 1959 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में इसका भी हेडक्वार्टर है और श्रीकांत माधव वैद्य जी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। 11वीं महारत्न कंपनी का नाम याद रखिएगा, PFC है, PFCL, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अभी 11वीं बनी है हाल फिलहाल में। हाल ही में किस पुरस्कार से सम्मानित इतिहासकार और प्रसिद्ध लेखक बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया? तो दोस्तों ये पद्म विभूषण से सम्मानित थे बाबा साहब पुरंदरे। बहुत ही फेमस इतिहासकार थे और बहुत ही फेमस लेखक थे। ये महाराष्ट्र के रहने वाले थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनको दोस्तों 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ये फेमस थे छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी लिखने के लिए। महान मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में इन्होंने काफ़ी विस्तार से लिखा हुआ है। इस वजह से इनको शिव साहिर के नाम से, उपनाम से भी जाना जाता था, ठीक है। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन, BCCI द्वारा राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों VVS लक्ष्मण को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी का, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का अध्यक्ष BCCI के द्वारा, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा नियुक्त किया गया है। VVS लक्ष्मण यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। वर्तमान में तो कमेंट्री करते हैं और ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। तो इनको अभी हाल ही में नेशनल क्रिकेट अकेडमी का बना दिया गया है अध्यक्ष। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं राहुल द्रविड़ की जगह पर। राहुल द्रविड़ इससे पहले थे, लेकिन आपको याद होगा राहुल द्रविड़ जी दोस्तों भारत के नेशनल टीम के मुख्य कोच बन गए हैं, ठीक है, मुख्य कोच बन गए। और मुख्य कोच किसकी जगह पर बने हैं? रवि शास्त्री की जगह पर बने हैं। रवि शास्त्री के बारे में दोस्तों अभी मैंने आपको बताया हुआ है कि स्टार गेजिंग नाम की इनकी पुस्तक आई है, ये याद रखना है, ठीक है। बिलीव नाम की पुस्तक सुरेश रैना की आई है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लिंक करके पढ़ते जाओ, बहुत आसान हो जाएगा करंट अफेयर। अच्छा, अभी आप देखिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। भारत के मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़। इसके बाद VVS लक्ष्मण नेशनल क्रिकेट अकेडमी के दोस्तों, राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के दोस्तों ये बन गए हैं अध्यक्ष। इसके अलावा अभी सौरभ गांगुली BCCI के अध्यक्ष हैं। तीनों ही एक साथ खेला करते थे, ठीक है, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, VVS लक्ष्मण। BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, इनका नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सचिव कौन है? अमित शाह के बेटे जय शाह, वो यहाँ के भी हैं और एशियाई क्रिकेट परिषद के भी हैं। क्लियर बिल्कुल। अभी T20 का वर्ल्ड कप हुआ था। T20 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है न्यूजीलैंड को हरा करके।
भारत ही उसका आयोजक देश था, कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस बार मेजबान देश था। हालांकि आयोजित हुआ यूएई में कोविड-19 के कारण, ठीक है, लेकिन भारत ही उसकी मेजबानी कर रहा था। चलिए, तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना है, आपको शेयर कर देना है अपने दोस्तों के पास। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कर रहोगे तभी आने वाले दिनों में वीडियोज जो आती हैं वो आप तक पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, डिटेल्स के साथ क्विज सॉल्व कीजिए। फ्री वीडियोस हैं, फ्री स्टडी मटेरियल्स हैं, फ्री पीडीएफ हैं, आप इन सब का फायदा उठा सकते हैं। आप हमारे पेड ई बुक भी ले सकते हैं, इसको चेक जरूर कीजिएगा। वीडियो कोर्सेज में जाकर के आप कोर्सेज ले सकते हैं और मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गूगल प्ले स्टोर से आप इस ऐप को जरूर डाउनलोड करें। जाते जाते इन 4 क्वेश्चंस के आंसर करते जाइए। भारत पे के संस्थापक और सीईओ, फाउंडर एंड सीईओ कौन है? भारत के वर्तमान में रक्षा सचिव कौन है? वांगला महोत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? और वर्ल्ड डायबिटीज डे की इस बार की थीम क्या है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। एमजेटी एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको अगर आप ज्वाइन कर लोगे तो कोई भी वीडियो जो सबसे पहले आने वाली होती है, कौन सी कब आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले वहीं पर दी जाती है, तो आपको पता लग जाया करेगा। इसके अलावा वन लाइनर के रूप में डेली करंट अफेयर आपको दिया जाता है रोजाना, तो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए। चलिए, बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।